गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का टॉपिक है इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये टॉपिक ऐसा रहने वाला है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम बताएंगे। हीरोज हो सकते हैं, विलन्स हो सकते हैं, कुछ फेक हीरोज हो सकते हैं। तो थोड़ा दिल थाम के बैठेगा और ज़्यादा अपने वो ईगो पे मत लीजिएगा। हाँ, फीडबैक है वो ज़रूर बताइए, बट इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो ऑब्जर्वेशन हमारी है, हमने देखा है और हमें जो लगा कि बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तो हम आज डिस्कस करेंगे। ये बेस्ड है अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे, इंडिपेंडेंस के बाद वाला या इंडिपेंडेंस का जो एरा था, टाइमलाइन था 1900 करने की ट्राई करेंगे। जब हम छोटे थे तब हम सोचते थे कि यार गांधी जी बहुत खतरनाक इंसान है, बट आई डोंट नो व्हाई कि गांधी जी एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक अच्छा प्रोफाइल भी हो सकता है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। जैसे सरदार उधम जो अपने थे, या तुम भगत सिंह ले लो। आपने कभी सरदार उधम सिंह का नाम सुना नहीं होगा, बट एक बहुत ही रियल हीरो है जिन्होंने जलियांवाला बाग का बदला इंग्लैंड में जाकर लिया था। जिस वजह ने वहाँ पे ऑर्डर दिया था फायरिंग के लिए, सरदार उधम सिंह ने वहाँ पे जाके उन्हें ख़त्म किया। ना हमें इस हीरो के बारे में बताया गया। ये चीज़ है कि जब भी प्रोटेस्ट हुए, जब भी अपने फ्रीडम, इंडियंस की फ्रीडम छीनने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, तब ऐसे हीरो इमर्ज हुए, जैसे सरदार उधम सिंह जो जलियांवाला हत्याकांड में उन्होंने उसका बदला लिया। ठीक है, वो आई थिंक कुछ हद तक इट वाज लाइक ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये सब कारनामे की वजह से आई थिंक ब्रिटिशर्स थोड़े डर गए थे। तो हम ये कहने की कोशिश करें कि गांधी जी वो फिलोसफी में बिलीव करते थे कि हमें अहिंसा परमो धर्म, वो कुछ हद तक सही थी, लेकिन बहुत जगह पे वो सही नहीं थी। बहुत जगह पे सही नहीं। और इसी वजह से यानी बहुत सारे रियल हीरो से जैसे साउथ में अगर हम बात करते हैं तो अभी RRR जो मूवी थी, उनके जो दो कैरेक्टर्स हीरोज हैं, हमें उनके बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमने जब ये मूवी देखी है तब जाके हमें वो दो हीरोज हैं, उनका नाम एक्चुअली हम डाल देंगे, तो उन हीरोज के बारे में हमें नहीं पता है। वो साउथ ने जब उन्होंने बताया कि ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तब प्रैक्टिकली हमें पता चल रहा है कि यार ना हमारे बुक्स में हमें पढ़ाया जा रहा है कि ये भी एक्चुअली हीरोज हैं जो ब्रिटिशर से लड़े हुए हैं। जो अपने झारखंड साइड जो है, वहाँ के भी जो ट्राइबल पीपल है, कम्युनिटीज, वो भी लड़ी हुई है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो टांग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के भी लोग ब्रिटिशर से लड़े हुए हैं। आई मीन सीरियसली यार, हमें इस बातों की बिल्कुल मतलब नॉलेज है ही नहीं। और हम जो हीरोज के बारे में पढ़ रहे हैं, द फेक हीरोज ऑफ इंडिया, द इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये चीज़ है कि ज़्यादातर उस टाइम पे सरदार पटेल, फिर आम्बेडकर जी, फिर सरदार उधम सिंह, उसके बाद नथुराम गॉडसे। एक्चुअली आई वांट टू ऐड अ पॉइंट कि नथुराम गॉडसे बिफोर ये सब जो भी शॉट डाउन हुआ, उससे पहले ही वॉज विद गांधी जी, ही वॉज लीडिंग दैट पार्टी। और उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए, वैसा नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिगर इट के हाँ वो इंसान बहुत ही अच्छा था, बट ये हिस्ट्री नहीं पता ज़्यादातर लोगों को कि गांधी जी और नथुराम गोडसे एक ही साथ वर्क करते थे। और यही है कि 1930s में जब एक ऐसा टाइम हुआ जब सरदार पटेल और उसकी पूरी टीम में डिसाइड किया कि हम कॉन्कर करेंगे पाकिस्तान को, यानी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया कि हम सेपरेट कर देंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए सरदार पटेल और पूरी टीम ने ये डिसाइड किया था कि हम जाके कॉन्कर करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे और तुरंत, यानी ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेपरेट करने के लिए वो हम एंड कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें ना कि तब गांधी जी थे, उसके साथ बहुत सारे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आज जो देखा जाए, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स हमें जो काउंटर कर रहे हैं ना, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है, अपना LOC है, अपना POK है, ये पॉइंट्स अगर उस टाइम पे काउंटर हो जाते तो आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हम ना भूलें कि अखंड भारत था और इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने आके ये पूरा डिवाइड कर दिया, लाइक अंडरस्टैंडिंग द कास्ट। हाँ, और इसमें ये डिवाइड करने में हेल्प की थी पॉइंट्स टू बी काउंटर। अब काउंटर कर रहे हैं हम, जैसे चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ हुई है उसके कंपैरेटिवली इंडिया की जो ग्रोथ है
रिलेटिवली बहुत स्लो नहीं है, बट हल्की सी स्लो है। जहाँ पे अभी चाइना है वो यूएस के साथ कम्पीट कर रहा है, अभी हम इंडिया है। ठीक है, हम इतना लेवल पे एडवांस नहीं है, बट जैसे गांधी जी का कहना था, कोई एक थप्पड़ मारता है, दूसरा थप्पड़ खाने के लिए गाल आगे कर दो। लेकिन वो उस टाइम पे भी वो बात एक्चुअली में वर्क नहीं करती थी। लोग ब्रिटिशर्स वैसे ही तुम्हें ख़त्म कर दे रहे थे। तो गांधी जी की जो फिलोसॉफी और साइकोलॉजी जो थी कि यार अहिंसा पे ही चलो, अहिंसा के रास्ते पे चलो, इट डिडंट वर्क एक्चुअली। जो मेन लीडिंग हीरो थे सुभाष चंद्र बोस, उन्हें हाइड ही कर दिया गया है। जब पहले वाइसराय जो ब्रिटिश इंग्लैंड के जो थे, जब इंडिया में आया था वहाँ से कोलकाता में, उन्होंने पूछा, जो कुछ 2-3 रिपोर्टर्स थे, उन्होंने पूछा कि यार आप लोगों को ऐसा क्या तकलीफ हो गया गांधी जी और इन लोगों से कि आप इतना जल्दी, आप तो 3 साल बाद इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल से इंडिपेंडेंस देने वाले थे, आपने 3-4 साल पहले कैसे दे दिया। तो जो वाइसरॉय थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो मेन कंसर्न था हमारा, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने आर्मी में रिवॉल्ट पैदा कर दिया था और हमें नहीं पता था कि कब हमारा वो बैकफायर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिशर्स आर्मी में इंडियन लोग ही थे। जो ब्रिटिशर्स जो ऑटोमन एम्पायर को हराए हुए, उसका रीज़न भी ये है कि इंडियन सोल्जर्स यहाँ से वहाँ पे गए हुए और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स वहाँ पे जीत पाए, ऑटोमन एम्पायर को हरा पाए। जो जर्मनी के साथ लड़ाई हुई है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो सिख है, जो मराठा सर, वो लोग वहाँ पे लड़े हुए लिटरली। और वही चीज़ का डर था कि अगर इंडियन आर्मी में रिवॉल्ट हो जाता है तो बैकफायर हो जाएगा ब्रिटिश पर। इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो लीडिंग आर्मी जापान से लेके इम्फाल तक पहुँचे हुए थे, तो ब्रिटिश आर्मी बहुत डर चुकी थी उन सब चीज़ों से। इसकी वजह से उन्होंने 3 साल पहले या 2 साल पहले इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी इंडिया को। ना ही वो गांधी जी के, उन्होंने बताया कि ना ही हम गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर खिलाफत आंदोलन, उनसे डर था, या वो हमारे कुछ इम्प्रैक्टिकल ही था हमारे लिए, वो कुछ हमें हार्म नहीं कर रहा था। बात वो थी यही है कि अगर उस टाइम पे अपने जो ये सब हीरोज है, अगर रियल हीरोज के साथ भी अगर उनको सपोर्ट किया जाता तो आई थिंक हमें फ्रीडम भी जल्दी मिल जाती, और आज जो जितने भी पार्ट्स हुए इंडिया के ना, वो एक्चुअली नहीं होते। और दूसरी ये चीज़ भी है ना कि जो फियर रहता है दूसरी कंट्रीज़ में कि अगर इंडिया को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो शायद नहीं रहता। और ना ही आज चाइना उतना अग्रेशन दिखाता, ना पाकिस्तान में टेररिज्म उतना होता, ना ही बांग्लादेश अपने से सेपरेट होता, और बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती। और आई थिंक अभी इंडिया जो लीड कर रहा है ना, वो आई थिंक 10 साल पहले ही हम कर लिए होते, और शायद अभी चाइना के इक्वल इकोनॉमी हो सकती थी हमारी भी। एक्चुअली एंशिएंट इंडिया में जब था तो इंडिया एक्चुअली में बहुत ही रिच सिविलाइजेशन माना जाता था, जहाँ पे बाहर की कंट्रीज से लोग आते थे सिविलाइज, मतलब योगास वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल साइंस वगैरह सब सीखने के लिए। ठीक है, जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ तो जो अपनी स्क्रिप्चर्स वगैरह जो थे सब खत्म हो चुका है, हमारे पास अभी कुछ है नहीं फिलहाल के लिए, तो इसलिए हम अंडररेटेड है, बात वो है। लेकिन अब जिस तरह से हम इमर्ज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि हमारे डीएनए में ये चीज़ पहले से थी, और हमारे जो हीरोज़ थे वो ऐसे ही फियरलेस नहीं थे। एक फैक्ट है कि जब फर्स्ट पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ना, तो एक मोहम्मद करके एक सोल्जर का कैप्टन था, इंडियन आर्मी में थे। वो जब पकड़ा गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, तो पूरी पाकिस्तान आर्मी उससे डरी हुई थी कि ये बंदा अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हम टूट जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो उसको ऑफ़र दिया। ऑफ़र क्यों दिया? बिकॉज हिज ओरिजिन वॉज मुस्लिम, मीन्स हिज नेम वॉज मोहम्मद, एंड आफ्टर दे टोल्ड हिम दैट आप हमारी पाकिस्तान में आ जाओ, हम आपको आर्मी चीफ बना देंगे, आपको बहुत बड़ा पोजीशन दे देंगे, और आप हमारी तरफ से लड़ लो, तो हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तब उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझे आर्मी में भर्ती किया है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने इंडिया को फ्रीडम देना है, मुझे इंडिया की मातृभूमि के लिए लड़ना है। तो दैट वाज द स्पिरिट कि भाई जितने भी आर्मी में जितने भी रिवोलाइजेशन लाए, जितने भी जो हीरोज़ थे, जो रियल हीरोज़ है सब हिडन ही है।
हाँ, और जो हिडन हमारे ही है। और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, और इसी वजह से उन्हें इतना सक्सेस मिला। और कहीं ना कहीं मिस्टीरियस डेथ भी उनके इसकी वजह से हुई। सुभाष चंद्र बोस है, फिर अपने विक्रम साराभाई है, ये सब की मिस्टीरियस डेथ कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जुड़ी है यूएसए से, कहीं और कंट्रीज से। जैसे सुभाष चंद्र बोस का कई बोल रहे कि प्लेन क्रैश में डेथ हुआ, कई बोल रहे कि गुमनामी बाबा के रह रहे यानी अभी तक रह रहे, या फिर अभी तो नहीं है बट हाँ मीन्स आइडेंटिटी छुपा के रह रहे थे। और उससे पहले उन्होंने जितने कारनामे किए, एक तो हिटलर वाला अगर आपको पता है तो आई थिंक आप बताना चाहोगे, बहुत अच्छा फैक्ट था सुभाष चंद्र। हाँ ओके, मैं बताता हूँ कि एक जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो बहुत सारे अपने इंडियन आर्मीज को ब्रिटिशर्स ले गए थे लड़वाने के लिए उनकी तरफ से। और तब एक गैस चेम्बर वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अपने इंडियंस को भी बहुत सारे को ट्रैप कर लिया था। तो इस चीज़ को छुड़वाने के लिए अपने सुभाष चंद्र बोस गए थे मिलने के लिए हिटलर को, कि मेरी इंडियन के लोग जो लोग इंडियन आर्मी है उनको सबको निकाल दो, आपको जो लड़ना है आप करो, बट आई डोंट वांट माय पीपल टू बी हर्ट। तो वो चीज़ लेके गए थे जर्मनी में। और जब इसको पता चला, हिटलर को पता कि सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे बहरूपे आगे रख दिए, खड़े कर दिए स्टार्टिंग में उसके ऑफिस से पहले, या ऑफिस में भी उन्होंने कोई बहरूपा बिठाया था। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस बैठे थे वेट कर रहे थे, तो पहला एक हिटलर आया, बहरूपे आया, ही केम एंड ही शुक हिज हैंड कि हाय आई एम हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस कोई रिएक्शन नहीं, कि उसने इतना ही बोला कि मुझे पता है कि आप रियल हिटलर नहीं हो। तो वो चला गया। फिर दूसरा एक बहरूपा आया जो ऑफिस में था, उसको बुलाया कि अंदर आओ। तो ऑफिस में बैठा, उससे भी उसने बोला कि आप रियल हिटलर नहीं हो, आई वॉन्ट टू टॉक टू द रियल हिटलर। तो उसके बाद रियल हिटलर ये सब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद वो निकला और वो आया, बोला कि यार आपको कैसे पता कि मैं रियल हिटलर। तो उसने ये चीज़ अच्छा सेंटेंस बोला था कि रियल लीडर्स पहचानने और उनका जो बिहेवियर होता है बहुत अलग होता है, और हम उसको पहचान जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव ब्रोकन सो मेनी स्टोन्स, कि मुझे पता है कि रियल हिटलर। फिर वो इम्प्रेस हो गया था और उसने बोला था कि क्यों आए हो तुम वहाँ से, इंडिया से यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो सुभाष चंद्र बोस ने इतना ही बोला था कि मेरे लोगों को तुम छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे अपने पंजाबीज थे, बहुत सारे सिख रेजिमेंट्स थे, नेपाली सोल्जर्स थे, गुरखास। तो उन लोगों को बोला कि ये लोग हमारे ब्रिटिश आर्मी थे वो लोग ले गए थे इनको उनकी तरफ से लड़वाने के लिए। तो हिटलर बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो वो इम्प्रेस होके, यानी आप समझ सकते हो हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में जिस लेवल पे था वो किसी की नहीं सुनता था। और इंडियन जो हीरो है अपने सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, तो इट वाज लाइक हैट्स ऑफ टू हिम। और इसी से पता चलता है कि यार अपने जब हम स्टूडेंट्स थे, जब हम स्कूलिंग में सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना सब कुछ नहीं बताया, ये हमें अभी पता चला। लेकिन ये ओरिजिनलिटी बहुत डिफरेंस है, और बहुत कुछ, यानी बहुत सारे हीरोज जो ट्राई कर रहे थे कि अपने इंडिया को टोटल इंडिपेंडेंस मिले, और बहुत फ्यूचर में सोच के चल रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान को भी कॉन्कर करने के लिए सरदार पटेल की आर्मी पूरी रेडी हो गई थी, लेकिन वो भी कैंसिल करवा दिया। फिर एक था कि जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन आया, जो गांधी जी थे, उन्होंने एक्चुअली मैनिपुलेट करके फिर सरदार पटेल को साइड करके जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट कर दिया। मतलब उन्हें एज ए लीडर, एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैंडिडेट बना दिया। जब उनका खुद ही पार्टी में कुछ इलेक्शन हुआ है, कुछ 8 to 10 मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, तो उन्होंने जब वोटिंग किया तो सरदार पटेल वोन द इलेक्शन विद 8 पॉइंट्स या कुछ 9 पॉइंट्स, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कुछ 1 ही पॉइंट मिला था। बट गांधी जी की वजह से जो सरदार पटेल थे उन्हें साइड करके जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बना दिया। इसमें भी एक चीज़ थी कि गांधी जी प्लस ब्रिटिश दे वांटेड कि अपना ही कोई ऐसा कोई पपेट जो होता है, यानी अपनी थिंकिंग वाला बंदा बैठे होना चाहिए वहाँ पर।